गुड मॉर्निंग बच्चों। Waiting for one more minute to let others join, and then I will start. Going to share my screen now. हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था इन द लास्ट क्लास. वी वर स्टडिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है कि व्हाट इज द चेंज इन डिमांड due to change in any other factor in the market. It can be price, it can be income, it can be taste, anything. So depending upon changing in one element, what is the change in the demand is the elasticity of demand. कि demand कितना बढ़ेगा. डिमांड डिमांड एट टाइम्स यूनिटरी भी इलास्टिक होता है कि जितना सपोज अगर हमने प्राइस इलास्टिसिटी जैसे भी पढ़ा था तो एक यूनिट यूटिलिटी होता है इक्वल टू यूटिलिटी या फिर यूनिटरी यानी कि जितना प्राइस बढ़ रहा है उतना ही डिमांड कम हो रहा है. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि हमें ये नहीं पता कि कब कितनी डिमांड बढ़ जाएगी. थोड़ा सा भी चेंज प्राइस में होगा तो. परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है कि डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. इन इलास्टिक इज लाइक completely there is no impact of price in the demand of any product. तब वो perfectly inelastic demand बोलते हैं हम कि कितना भी प्राइस को बढ़ा ले चाहे कोई पर्सन मार्केट में या कितना भी प्राइस को कम भी कर ले, कम भी होएगा तो भी हम ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, वो सेम ही रहेगा डिमांड या कंजम्पशन. रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है और रिलेटिवली इलास्टिक होता है. ये पांचों कर्व्स, पांचों डिमांड कर्व्स, ये D1, D2, D3, D4, D5, these all are 5 curves with these different 5 situations. D1 कर्व जो है which is parallel to x axis ये perfectly इलास्टिक है और पैरेलल टू y एक्सिस ये परफेक्टली इनइलास्टिक है. ये फिफ्थ केस है, ये ध्यान रखना आपको. इलास्टिक में पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक में पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा जिसमें कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है डिमांड पर, कितना भी प्राइस को हम बढ़ा लें या कम कर लें. उसके बीच में रह जाता है रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक. ठीक है, जो कर्व है हमारे D2 एंड D4. D2 अब देखिए थोड़ा सा वो पैरेलल है x एक्सिस के, D4 है वो थोड़ा सा पैरेलल है y एक्सिस के, नॉट कंप्लीटली पैरेलल बट रिलेटिवली इलास्टिक है और रिलेटिवली इनइलास्टिक है. और जो D3 है ये एक ऐसा कर्व है जो कि डॉटेड लाइन में आ रहा है. D3 डॉटेड लाइन में जो आ रहा है ये कर्व वो कर्व है जिसमें कि बेसिकली जितना भी हम एक यूनिट अगर प्राइस का इंक्रीज कर रहे हैं तो उतना ही सेम यूनिट डिमांड का डिक्रीज होगा. मतलब रहेगा तो इम्पैक्ट इसका अगेंस्ट ही रहेगा, इन्वर्स रिलेशनशिप ही रहेगा, मगर जो डिफरेंस होगा ना प्राइस में चेंज से डिफरेंस जो होगा वो डिमांड में चेंज बिल्कुल इक्वल होगा. उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूटिलिटी. इक्वल, दोनों का डिफरेंस सेम होगा. ठीक है, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अगर क्वेश्चन में आता है कि हमें फैक्टर्स ही एक्सप्लेन करने हैं विच आर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इवन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी फैक्टर्स आते हैं तो ये मोर और लेस सेम ही रहेंगे. तब हम आप इनको सिर्फ इस तरह से पॉइंट्स में मत रखिएगा और इनको पॉइंट्स को आप मे बी एक डायग्राम फॉर्म में बनाकर इनको आप एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं. नेचर ऑफ द कमोडिटी की क्या नेचर है प्रोडक्ट का एंड ऑल दैट, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ. तो आप अगर वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन गेटिंग इन द एग्जाम और आपको एग्जामिनर उस क्वेश्चन से क्या कंटेंट ज़्यादा चाहता है कि आप उसको लिख कर दो एग्जाम में आंसर शीट में, वो आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन से कि वो आपको प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में लिखने बोल रहा है या अगर फैक्टर्स ही लिखने बोल रहा है. हटा देता चार्जर, सॉरी. So these are those factors which are affecting price elasticity of demand. यानी कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, वो वाला जो फैक्टर है. या अगर प्राइस बढ़ रहा है या नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कम बढ़ रहा है तो नहीं भी चेंज हो रहा है. जो भी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं अभी पांचों, उन सब चीज़ों पे कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं वो ये.
नेचर ऑफ द कमोडिटी, ऑब्वियसली नेचर क्या है कमोडिटी का, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम प्राइस इलास्टिसिटी कर रहे हैं या जिस कमोडिटी के बारे में हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं डिमांड की, वो नेचर उसका क्या है। नेचर बेसिक नेसेसिटी है, लग्जरी आइटम है, उसके बिना काम चल जाएगा, कैसा है वो नेचर उसका। इफ इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी तो फिर हमें उसका इनइलास्टिक रहेगा, डिमांड उसका फिर इनइलास्टिक रहेगा। कितना भी प्राइस बढ़ जाए, हमें बेसिक तो काम जो करने हैं वो तो हम करेंगे ही करेंगे, हाई प्राइस पे भी करेंगे। कुछ और जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको शायद कट ऑफ करेंगे लाइफ से, या लग्जरी चीज़ें जो हैं हम उनको शायद हम सोचेंगे कि ठीक है ये नहीं करते। बट जो बेसिक नेसेसिटी है, इफ द नेचर ऑफ द कमोडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन the elasticity of demand will be inelastic। तो ये पहला फैक्टर बनता है कि कमोडिटी का नेचर क्या है। अगर नेचर इम्पोर्टेंट है तो डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो फिर इलास्टिक नहीं रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स का क्या मतलब होता है कि सब्सटीट्यूट जैसे कि कोई एक दो प्रोडक्ट्स जिनका नेचर सेम है मोर और लेस, कि अगर एक अवेलेबल नहीं होता तो हम दूसरा लेकर अपना काम चला लेते हैं, दोज आर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। जैसे कि क्रॉप में वीट एंड राइस है, कि अगर एक बार को हम वी आर नॉट ईटिंग चपाती, वी आर ओके टू ईट राइस, so wheat and rice are the substitutes of each other to certain extent. The other example can be Pepsi and Coke. If you are not getting Pepsi, suppose somewhere it is not available, then we shift ourselves to Coke, and vice versa also. If we consume Coke generally and it is not available, so we go for Pepsi. Coke and Fanta cannot be the it's substitutes, but Pepsi and Coke can be substitutes. Any same flavor, any same commodity, जिसका nature of that particular two products are same, are the substitute products. तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट पे भी डिपेंड करता है। बहुत बार क्या होता है कि हम अगर किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं और हमें मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल है, दूसरा सब्सिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो भी एक प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी पे बहुत इफेक्ट करेगा। प्राइस अगर पेप्सी का बढ़ जाएगा, सो वी वुड ट्राई टू गो फॉर कोक देन। तो वो इलास्टिसिटी फिर आप समझ रहे हैं कि किस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी किस हिसाब से, या कमोडिटी की इलास्टिसिटी किस पर डिपेंड करेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट पर भी डिपेंड करेगा। सब्सिट्यूट नहीं है हमारे पास तो फिर हमको हाई प्राइस पर भी वही सेम प्रोडक्ट को कंज्यूम करना पड़ेगा। बट इट विल ऑल्सो डिपेंड कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, क्या हम उसके बिना रह सकते हैं, क्या हम उसके बिना नहीं रह सकते, क्या नेचर है। ओके, नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटीज। वैरायटी ऑफ यूजेस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी जिसका नेचर ऐसा है कि हम उसको, उसके यूजेस बहुत सारे हैं, एक की जगह 2 यूजेस हैं, 3 यूजेस हैं, तो भी डिपेंड करता है कि अगर यूज एक कमोडिटी का ऐसा है कि वैरायटी ऑफ यूजेस हैं, तो अगर प्राइस बढ़ भी रहा है, इवन देन वी थिंक दैट ओके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमारे 2 काम निकल जाते हैं या 3 काम निकल जाते हैं, तो ठीक है, वी वुड नॉट माइंड मे बी हैविंग आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर फॉर दोज कमोडिटीज। पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट होता है कि अगर कोई कंज्यूमर ने ही खुद किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का जो उसका आइडिया है या उसका जो चॉइस है, उसको खुद ही पोस्टपोन कर दिया। सो इट इज़ द डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर बेसिकली दैट ही डिसाइड्स नॉट टू कंज्यूम दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर मंथ, मे बी नेक्स्ट मंथ में वो कर सकते हैं। इट कैन नॉट हैपन विद द बेसिक नेसेसिटीज। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि आज का खाना हम 2 महीने बाद खा लेंगे। इट कैन नॉट बी, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दोज थिंग्स, बट देर आर certain commodities in the market which can be postponed. For example, if I really want to buy a phone and I have got the money, भी अभी मेरा it's like that currently I have got the money also, I have got the wish and desire also to buy the product. That means कि जो as per the economics terms demand होती है वो मेरे पास है अभी, but मैं फिर भी demand अभी नहीं कर रही और मैंने सोचा है कि next month खरीदूंगी मैं new phone. I'm not buying the particular product this month, but I'm postponing my idea to buy any product or making that product's demand in the market next month. So postponement is also one of the factor which is affecting price elasticity, right? इन्फ्लुएंस ऑफ हैबिट्स, एट टाइम्स क्या होता है कि हमारी कुछ एक ऐसी हैबिट्स हो जाती हैं विच आर आवर रिक्वायरमेंट्स, एंड बिकॉज ऑफ दोस हैबिट्स वी डू नॉट चेंज आवर डिमांड। कि मतलब मेरी हैबिट है कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करती हूँ, बिकॉज ऑफ माई हैबिट आई रियली वॉन्ट टू कंज्यूम, सो आई विल कंज्यूम इट टुडे, नाउ, एवरी टाइम।
एंड इट कैन नॉट बी पोस्टपोन. पोस्टपोनमेंट होता है वही चीज़ों को पोस्टपोन किया जा सकता है जो कि बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, मे बी वो लग्जरी आइटम का पार्ट हो या ऐसा कुछ हो सकता है. लेकिन हैबिट्स अगर किसी कंज्यूमर की ऐसी हैं, देर आर कंज्यूमर्स हु हैव गॉट सर्टेन हैबिट्स ऑफ बैड थिंग्स, कंजम्पशन ऑफ टोबैको, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड ऑल दोज थिंग्स. तो वो हैबिट की वजह से उनको कंजम्पशन उस पर्टिकुलर चीज़ पर डिमांड, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड पर इम्पैक्ट आता है. अगर उसकी वो हैबिट नहीं होती तो शायद वो कंज्यूम नहीं करता. बिकॉज ऑफ दिस हैबिट, इन्फ्लुएंस ऑफ हैबिट ओनली, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ओनली, दोज बैड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट विच आर अवेलेबल लाइक अल्कोहल एंड टोबैको आर हैविंग देयर डिमांड्स. तो वो उनका जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो किस पर्टिकुलर फैक्टर से इफेक्ट कर रहा है, उनकी हैबिट से इफेक्ट कर रहा है. आज अगर उसी पर्टिकुलर कोई भी कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है टोबैको और मे बी alcohol or whatever, and he has an idea to give up that habit, वो हैबिट ही खत्म करना चाहता है अपनी. so then obviously उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड उस कंज्यूमर से खत्म हो जाएगी. तो क्या मतलब फिर कौन सा फैक्टर अफेक्ट करा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड पर? इन्फ्लुएंस ऑफ हैबिट. उसकी हैबिट इन्फ्लुएंस कर रही थी तो अभी तक कंज्यूम कर रहा था, अब नहीं कर रही है तो नहीं कर रहा है. So influence of the habits, yeah, kind of the habits of the consumer also depends, also becomes one of the factor which are affecting the price elasticity of demand. At times अगर किसी की habit ऐसी है भी तो price अगर बढ़ेगा भी, so he does not stop consuming that. और या फिर नहीं कंज्यूम करना स्टॉप तो भी नहीं करेगा और अपना जो उसका क्वांटिटी है उसको भी नहीं कम करेगा. Proportion of income spent on a commodity. For example, at times what we do, generally consumers what they do is they decide that this particular amount of my income, yeah, this particular amount या percentage of my income will be spent on a commodity. जैसे कि 10% will be spending on maybe house rent, 10% will be spending on maybe some luxury items या somewhere to go on a holiday every month or something. तो वो क्या हमने proportion रखा है अपनी income का to be spent on a commodity, also impacting, it is also impacting price elasticity of demand. Because अगर proportion of income मतलब 10%, so 10%, 15%, 20%, 2%, 1%, whatever income जो है का प्रोपोर्शन मैंने हमने एक डिसाइड किया हुआ किसी चीज़ को बाय करने के लिए या कहीं पर भी स्पेंड करने के लिए, तो वो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी का डिमांड हो गया. ये कोई ज़रूरी नहीं प्रोडक्ट ही हो, सर्विस भी हो सकता है. तो अगर इनकम बढ़ती है उसी सेम कंज्यूमर की या इनकम कम होती है तो फिर उस पर्टिकुलर कमोडिटी पर वो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो स्पेंड हुआ वो बढ़ेगा या कम होगा, ये भी डिपेंड करता है. अगर कम हो रहा है तो फिर प्राइस इलास्टिसिटी अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा. इनकम कम हो गई तो इलास्टिसिटी शायद ज़्यादा होगी. अगर इनकम कम हो जाती है एंड वाइस वर्सा दैट वे. रेंज ऑफ प्राइसेस का मतलब है कि जैसे डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्राइसेस के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं. यानी कि एक ही प्रोडक्ट एक है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज सेम, कंजम्पशन भी सेम है, लाइफ में भी डिफरेंट हो सकती है उस प्रोडक्ट की, बट द प्रोडक्ट्स आर, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट जो कंजम्पशन के लिए है वो सेम है. तो डिफरेंट प्राइसेस will have different impact on their price elasticity. At times क्या होता है कि अगर हमारी इनकम बहुत अच्छी है तो हम हायर रेंज ऑफ प्राइसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वी गो ऑन दैट. अगर इनकम कम है तो रेंज ऑफ जो सस्ती चीज़ होती है हम उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं अगर डिपेंडिंग अपॉन दैट. सो रेंज ऑफ प्राइसेस इज ऑल्सो, अगर एक सेम कमोडिटी का नेचर ऑफ कमोडिटी इज ऑल्सो सेम और हमारे पास रेंज है प्राइसेस की, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच इज़ अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी. इनकम ग्रुप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया. इनकम ग्रुप ऑब्वियसली कि अगर कोई पर्सन है जो इनकम, सॉरी, इनकम ग्रुप्स हो गया. एक सेकंड, गिव मी अ मिनट, आई हैव गॉट सम टेक्स्ट फ्रॉम इस्ट. ओके, इनकम ग्रुप हो गया कि इफ द पीपल हु आर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इनकम, कि suppose there's a group of income who people who are earning say 10 lakhs rupees per annum, there are people who are earning say 5 lakh rupees per annum, there are people who are earning 5 crores per annum.
तो ये इनकम ग्रुप्स हो गए। इन डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के लोगों की डिमांड जो होगी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल ऑब्वियसली बी डिफरेंट। 5 करोड़ जो पर्सन अर्न कर रहा है, he would never go for a product which is of the low quality or which is not of the luxury brand or something like that. So it also depends on the income groups कि हम किस income group को target कर रहे हैं और किस product या commodity को की price elasticity को हम पढ़ रहे हैं। फैक्टर ये भी इफेक्ट करता है, income group भी। एलिमेंट्स ऑफ टाइम, किस टाइम पर हम खरीद रहे हैं। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आई वुड वांट अ प्रोडक्ट और अ कमोडिटी, आई नीड इट नाउ, आई नीड इट टुडे, इफ इट इज अवेलेबल इवन टुमारो एंड नॉट अवेलेबल टुडे, आई मे नॉट बाय दैट। बहुत बार ऐसा सुना कि मैं आज ही कोई चीज़ चाहिए होती है, आज ही कोई चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई घर में फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वी वुड वांट सम कमोडिटी विच इज टू बी कंज्यूम टुडे ओनली, दिस फंक्शन विल एंड टुडे बाय एंड ऑफ द डे। तो क्या उस कमोडिटी की फिर कल को डिमांड होगी? नहीं, उसकी डिमांड आज है। सो दैट इज व्हाट, ये वाला फैक्टर क्या हुआ, एलिमेंट्स ऑफ टाइम। टाइम मतलब कि आज ही अगर अवेलेबल होगा तो इसकी इलास्टिसिटी कुछ और है, शायद हम हायर प्राइस पे भी खरीद लें, लेकिन कल उसको हम शायद लोअर प्राइस पर भी ना खरीदें। So price elasticity of demand will also depend on time. Pattern of income distribution. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि वट एवर इनकम द पर्सन और द कंज्यूमर earns, he also actually distributes his income and allocate that particular income to buy a certain commodity or may not buy. Means if the person is earning a good income or something, he is earning or better than all his basic necessities, जो उसका basic necessity हमारा होता है रोटी कपड़ा मकान, ये हमने अपना सेट कर लिया that we are eating good, we are living in a good house and we are wearing good clothes also. Good clothes in the sense कि एक होता है कि we are wearing okay clothes and in the next our priority, next priority would be, as far as clothes are concerned, we want to go for the branded clothes or something like that. As far as the house is concerned, we always would want, if we are staying at a rented house, we would always want to go for our own house. तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिपेंड कर रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। अगर मैं पहले सिर्फ 50,000 रुपीज पर मंथ अर्न करती थी, सो आई कुड ओनली अफोर्ड फॉर अ रेंटेड हाउस। नाउ आई एम अर्निंग 2 lakhs पर मंथ, इसका मतलब है नाउ आई विल ऑलवेज थिंक टू गो नॉट फॉर द रेंटेड हाउस बट फॉर माई ओन हाउस टू ओन। तो फिर उसमें जो अगर कमोडिटी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो रेंटेड हाउस है या प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली उसकी इलास्टिसिटी फिर मेरे हिसाब से कम हो जाएगी। इलास्टिक ज़्यादा, मतलब वो इलास्टिसिटी रहेगी ज़्यादा, प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगी, इन इलास्टिक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अब चेंज हो गया है। कैसे हम, I'm sorry, it is going to some other slides automatically. प्राइस इलास्टिसिटी का अभी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने पढ़ा है कि प्राइस का इम्पैक्ट डिमांड पर कैसे पड़ता है, रिलेटिवली इलास्टिक पड़ता है, पॉजिटिव इलास्टिक पड़ता है, या कंप्लीटली परफेक्टली इलास्टिक पड़ता है, परफेक्टली इन इलास्टिक पड़ता है, या यूनिटरी वाला पड़ता है, यूनिटरी वाला पड़ता है, या रिलेटिवली यूनिटरी पड़ता है, कौन सा वाला इम्पैक्ट है। और ये इन सब चीज़ों का पर्टिकुलरली हमारी प्रैक्टिकल लाइफ पर कितना इम्पैक्ट है, इस कॉन्सेप्ट का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम देख रहे हैं। ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी हर कॉन्सेप्ट के आपके सिलेबस के अंदर एज इट इज़ दिया गया है, that what is the practical importance of the concept of elasticity of demand। तो elasticity of demand में हमने अभी पहला पढ़ा है price elasticity of demand। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे इनकम elasticity of demand। अभी हमने पढ़ा था कि प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है elasticity of demand पे, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इनकम का क्या पड़ रहा है इफेक्ट या इम्पैक्ट। द कॉन्सेप्ट इज हेल्पफुल इन टेकिंग बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस डिसीजंस जो भी ले रही है, या गवर्नमेंट भी कोई एक बिजनेस डील साइन कर रही है किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो हेल्प करता है। Importance of the concept is also taken into consideration in formatting tax policy of the government। जो हमारा इनकम टैक्स होता है, या गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी टैक्स जिसको हम बोलते हैं, वो है, या कोई भी टैक्स पॉलिसी जो पर्टिकुलर कंट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ अ कंट्री सेट्स, वहाँ पर भी वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फैक्टर करते हैं।
फॉर डिटरमाइनिंग द रिवॉर्ड्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? रिवॉर्ड्स क्या होता है? रिवॉर्ड होता है किसी चीज़ को हमने, किसी के काम को, अच्छे काम को हमने रिकॉग्नाइज करा, वो रिवॉर्ड हो गया। मैंने बहुत अच्छा काम किया, आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मेरे को एक प्राइज मिल गया, एक एज अ रिवॉर्ड एक शील्ड मिल गया कॉलेज की तरफ से, दैट इज रिवॉर्ड। तो वो रिवॉर्ड्स को डिटरमाइन करना किसके लिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी कंट्री में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं? कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, मशीनरीज हो सकती है, लैंड हो सकता है, या उसमें बैठे लोग हो सकते हैं, मैन पावर, फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं वो हो सकते हैं, या स्टाफ जो है वो कम हो सकता है, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वो अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उनके रिवॉर्ड्स को डिटरमाइन करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कॉस्ट विल बी हेल्पफुल टू डिटरमाइन द टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। जैसे कि कोई भी एक इंडो चाइना डील साइन हो गई, इंडो अमेरिका साइन हो गई, इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई डील साइन हुई है, ट्रेड का टर्म कोई साइन हो गया, ठीक है, तुम हमें एक्सवाइजी प्रोडक्ट दिया करना है, अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करो हमें, हम तुम्हें ये प्रोडक्ट देंगे, कोई एक ऐसी डील साइन होगी। तो वो सब डील्स को भी डिटरमाइन करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जरूरत पड़ेगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो जरूरत पड़ेगी एटलीस्ट, सो दैट वी कैन स्टडी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हम इंपोर्ट करने वाले हैं दूसरी कंट्री से, हमारी कंट्री में उसकी डिमांड है भी, है या नहीं है तो किस प्राइस पर हम अभी प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल है फॉर एग्जांपल, वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस पेट्रोल बिकॉज इट इज़ मेड थ्रू दी नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स। जिन कंट्रीज़ में अवेलेबल है, जिन कंट्रीज़ की ज़मीन में अवेलेबल है, वो हम एक्सपोर्ट कर रही हैं, हम उनसे ले रहे हैं, उसको फर्दर हम आगे क्लीन करते हैं, जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी प्रोसेस है, उसके बाद हम बेचते हैं। व्हाट प्राइस हम बेचेंगे? तो किसी भी दो कंट्रीज के बीच में कोई भी ट्रेड या कोई भी बिजनेस करने के लिए या कोई भी बिजनेस डील साइन करने के लिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने की जरूरत पड़ती है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। $1 की वैल्यू 75 रुपया है। मतलब इफ वी विल रियली वांट टू पे समबडी $1 से, हमें यूएस को पे करना है किसी बिजनेस डील की वजह से, हमें $100 पे करने हैं, $1000 पे करने हैं, तो हमें $1000 की कॉस्ट यानी कि अपने जो करेंसी है वो कम से कम $1000 के लिए 75,000 रुपया देना पड़ेगा, तब हम उस $1000 का कर पाएंगे पेमेंट। सो वो रेट्स क्या रहेंगे? मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के जो हमारा सेल परचेज हो रहा है, बिजनेस जो हो रहा है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी डिमांड है यूएस डॉलर की, कितनी डिमांड है किसी और करेंसी की, ये फैक्टर करता है, ये डिपेंड करता है उस पर, डिमांड पे ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरेन एक्सचेंज या कोई भी करेंसी किसी भी कंट्री की, कि उसका क्या रेट रहेगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी नहीं। हालांकि यूएस डॉलर जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट परवेसिव करेंसी है एंड एवरीवेयर इट इज़ यूज्ड, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन दी वर्ल्ड। ज़्यादातर कंट्रीज इसी में ही डील करती हैं, इवन अपनी करेंसी में भी नहीं करना चाहती हैं अगर वो फॉरेन मार्केट में डील कर रही हैं। बट यूएस डॉलर इज़ नॉट दी करेंसी विच हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू इन द मार्केट। देयर आर सो मेनी अदर करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विच इज़ गॉट दी हाईएस्ट हायर वैल्यू देन दैट ऑफ दिस पर्टिकुलर। तो क्या रेट रहेगा कि $1 का 75 रुपया है, पहले 50 रुपया था, 55 रुपया था। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन दी डिमांड, कि डिमांड आईएनआर की कितनी है अब मार्केट में। पहले शायद आईएनआर की डिमांड ज़्यादा थी तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा थी, अब कम हो गई तो शायद हमारा जो रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया दूसरी किसी भी करेंसी से, उसके लिए अब हमको ज़्यादा अपना पैसा देना पड़ रहा है। फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज, देर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही चलाती है। जैसे रेलवेज अभी तक था सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर था, बिकॉज ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर कि इतना ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए नेशनल लेवल पे कि कोई भी एक आम आदमी नहीं सोच सकता। अगर हम फिर से सोचें कि हमारे यहाँ पर सपोज करो कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट रेलवेज ही ले लेते हैं कि नहीं है, पूरी कंट्री में नहीं चल रहा, establish करना है, कोई एक person would be able to afford this much money to have thousands or maybe lakhs of these stations and then lakhs kilometers of the railway linings and so many other things, the compartments, the railway compartments and all those things. तो basically कुछ certain industries जिनका nationalization होना है उसमें भी हेल्प करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सारी चीज़ें आप देखिए कितना इंपॉर्टेंस है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स का जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं हमारे रियल लाइफ से, कि बड़े बड़े डिसीजंस नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, गवर्नमेंट लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, हर जगह ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद डिसीजंस लिए जाते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस में भी हमें हेल्पफुल होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी। हमारी कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, कैसे पता चल रहा है?
कुछ एनालिसिस ही कर रहे होंगे हम। देयर कैन बी सर्टेन प्रोडक्ट्स, बेसिक नेसेसिटीज़ ही हैं, चाहे बेसिक नेसेसिटी अगर हम समझें कि देयर आर 130 करोड़ पीपल या 135, 137, 140 होने वाले होंगे शायद हमारी कंट्री में, आधी पीपल इन द कंट्री, बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो कितने लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं? कितने लोग हमारी कंट्री में जो बेसिक नेसेसिटी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं? जो कि बेसिक नेसेसिटी में क्या आता है? खाना, रहना और पहनना, यही लोगों के पास नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांडेड क्लोथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लग्जरी होम्स और समथिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गुड फूड या एक्सपेंसिव फूड लाइक पिज्जा एंड अदर थिंग्स। जो बेसिक नेसेसिटी है, रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं 2 मील्स अ डे, दे कैन नॉट मेक। सो वो कहाँ से, ये सब चीज़ें कहाँ से कैलकुलेट होता है, किस चीज़ से कैलकुलेट होता है? सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एवरीथिंग, दे आर एक्चुअली मेकिंग द इम्पैक्ट इन आवर प्रैक्टिकल लाइव्स ऑल्सो। इसलिए इनके प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इन कॉन्सेप्ट की, सो दैट दे आर गेटिंग इम्प्लीमेंटेड और एप्लीकेबल इन सो मेनी अदर दीज थिंग्स। सॉरी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा कंप्लीट हो चुका है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नेक्स्ट हम समझ सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम का अब हम कंपैरिजन करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, यानी कि अगर तो ये क्या है, अभी हमने प्राइस का पढ़ा था, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड का के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? वो इनवर्स रिलेशनशिप था, जनरली इनवर्स रिलेशनशिप था कि प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम कर देंगे कंज्यूमर्स, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ा देंगे। लेकिन इनकम के साथ क्या है? इनकम के साथ उल्टा है। मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं शायद एक, अगर वो इन्फीरियर प्रोडक्ट, डिपेंड करता है, अगर वो एक इन्फीरियर प्रोडक्ट है या लो क्वालिटी प्रोडक्ट है तो मेरी इनकम अगर बढ़ेगी तो फिर मैं एक क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर जाऊंगी। इनकम के साथ फिर मेरी डिमांड एक इन्फीरियर प्रोडक्ट के लिए तो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी, लेकिन अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लग्जरी है, ब्रांडेड है, कुछ ऐसा है, तो मेरी इनकम के हिसाब से उसका इलास्टिसिटी जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा। यानी कि इनकम बढ़ेगी तो मैं ब्रांडेड चीज़ें शायद, यस, उनकी डिमांड के लिए मेरा इम्पैक्ट मेरी इनकम पे पॉजिटिव पड़ेगा। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी तरह की हैं? वहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा था वो 5 तरह की थी, 5: परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। ये हमने 5 पढ़ी थी वहाँ पे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी वो 3 तरीके की, पॉजिटिव होगा या तो मतलब इनकम बढ़ेगी तो शायद डिमांड बढ़ सकती है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। इनकम बढ़ेगी और डिमांड कम होगी, वो नेगेटिव हो जाएगा, ऑपोजिट या इनवर्स रिलेशनशिप है। और जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हो गया इनकम का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा डिमांड पर, इनकम बढ़ गई कम हो गई, ये वही वाली चीज़ होगी बेसिक नेसेसिटी वाली। obviously 2 meals a day if I'm consuming, या 3 meals a day if I'm consuming, even if मेरी सैलरी भी बढ़ जाती है या मेरी इनकम बढ़ जाती है, आई विल नॉट स्टार्ट ईटिंग 5 meals a day, राइट? या सैलरी या इनकम कम होती है किसी कंज्यूमर की, सो ही डज नॉट स्टॉप कंज्यूमिंग 3 meals a day। वो तो बेसिक नेसेसिटी रहता ही रहता है कि कम से कम खाना तो खाएंगे ही खाएंगे। जो हम करेंगे कॉम्प्रोमाइज वो दूसरी जगह पे करेंगे, दूसरे कमोडिटीज़ में करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इनकम में ये 3 चीज़ें आ गई, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब देखिए डिमांड कर्व, जब हम प्राइस का पढ़ रहे थे तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था, नीचे आ रहा था एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से नीचे आ रहा था एक्स एक्सिस की तरफ। ये अपवर्ड स्लोपिंग है यहाँ पर, डी डी जो है दैट इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इनकम इलास्टिसिटी में पॉजिटिव जब हो रहा है, पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है। देखिए पी ए, यानी कि पहले मेरी इनकम थी ए, ठीक है, मैंने इनकम लिया है, वाई एक्सिस पे इनकम लिया है, पहले मेरी इनकम थी ए, तो मेरी डिमांड थी बी, ठीक है। अब मेरी इनकम बढ़ गई है, ए से मेरी इनकम हो गई है पी। पहले मैं इतनी इनकम आई मीन अर्न करती थी, अब इनकम अगर बढ़ रहा है किसी भी कंज्यूमर का, पी हो गया है, तो डिमांड भी बढ़ गई, बी से एस पर आ गया। ए से पी पर हम बढ़े इनकम, तो बी से एस पर हम बढ़े डिमांड में। अपवर्ड स्लोपिंग जब डिमांड कर्व होता है सो इट शोज अस द पॉजिटिव इम्पैक्ट। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज ऑल्सो सेम, द चेंज इन द इनकम इज ऑल्सो सेम देन दैट ऑफ द चेंज इन डिमांड। मतलब जितनी क्वांटिटी इनकम की बढ़ी उतनी क्वांटिटी हम डिमांड की भी दिखा रहे हैं। ये ज़्यादा और कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ये कर्व को अगर हम स्लांट करेंगे एक्स की तरफ, या थोड़ा सा हम स्लांट करेंगे वाई की तरफ, पैरेलल करेंगे एक तरह से डी कर्व को, लेकिन अपवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा, तो ये आपको डिफरेंस दिख जाएगा। यानी कि बी एस में डिफरेंस हो सकता है ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे सपोज करिए
BS जो बेसिकली डिफरेंस है, BS का जो हम डिफरेंस देख रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है PA में। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि A से P सेम डिफरेंस रहे और B से S जो है वो ज़्यादा डिफरेंस हो जाए एक्स एक्सिस पे जो है, या कम हो जाए, दैट कैन बी डन, बट दोज ऑल विल बी पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव के भी 3 आगे काइंड्स हैं, जस्ट शो इक्वल टू यूनिटरी जो मैंने आपको बताया, ज्यादा और कम वाला। ये जो अभी जो कर्व मैंने पिछला दिखाया ये फर्स्ट वाला कर्व था। इक्वल टू यूनिटी का मतलब हो गया, इक्वल टू यूनिटी का मतलब बिल्कुल बराबर है P और A का डिफरेंस B और S से, वो यूनिटी हो गया। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी का मतलब हो गया यहाँ पे कि P और A डिफरेंस जो है वो सेम दिखाइए, B और S को थोड़ा ज्यादा कर देंगे हम डिफरेंस। इनकम वेलोसिटी लेस देन यूनिटी का मतलब हो गया कि P और A का अगर हम डिफरेंस सेम दिखा रहे हैं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे B और S का डिफरेंस ज़्यादा की जगह कम हम दिखाएंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो कम है। पॉजिटिव में ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, इक्वल, ग्रेटर या लेस। अब सेकेंड जो टाइप हमने पढ़ा था इनकम का, इलास्टिसिटी का, वो नेगेटिव है। नेगेटिव में देखिए जो ऑरेंज लाइन है, दिस इज डी डिमांड कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया क्योंकि यहाँ पर हम डिमांड दिखा रहे हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है इनकम का। ये जो प्राइस है यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड में, ये जो प्राइस दिख रहा है इसको आप प्लीज इनकम लिखिएगा। ये दिस इज बाय मिस्टेक पुट, आई हैव पुट योर प्राइस, ये इनकम ही दिखा रहे हैं हम, क्योंकि हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड से। तो P और A ये जो है ये इनकम है, A से P रेज हुआ, तो अब देखिए जब मैंने मेरी इनकम थी तो मेरा एक जो था जो डिमांड था वो S था, मेरी इनकम तो बढ़ गई A से P, लेकिन अब P के बाद मैं जो डिमांड कर रही हूँ वो B हो गया, यानी कि S से B पर आ गई, मैं कम कर दी मैंने एक प्रोडक्ट की डिमांड। इनकम तो बढ़ गई है, परचेजिंग पावर ज़्यादा है हमारे पास इनकम बढ़ने से, लेकिन फिर हमने डिमांड को कम क्यों करा, ऑपोजिट क्यों गया, पैसा ज़्यादा है तो ज़्यादा खरीद सकते हैं कोई प्रोडक्ट, मे बी उस प्रोडक्ट का नेचर अब ऐसा है कि दैट कैन बी अ नॉट अ वेरी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, या मार्केट में क्वालिटेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल है तो कंज्यूमर विल शिफ्ट इटसेल्फ टू दैट। तो इनकम का नेगेटिव इम्पैक्ट भी किसी किसी कमोडिटीज पे पड़ता है, उसमें डिमांड कर्व को हम डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाएंगे। अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। जीरो थर्ड टाइप था हमारा, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो इनकम का मतलब है जैसे बिल्कुल परफेक्टली इनलास्टिक कर्व था हमारा, प्राइस में इनलास्टिक कर्व जो था वो जीरो इनकम इलास्टिसिटी हो गया, यानी कि इनकम पहले या तो ओ हो या 1 2 3 4 5 100 तक कितनी भी इनकम बढ़ जाए, डिमांड चेंज नहीं हो रही है, डिमांड इज सेम। डिमांड पहले भी डी थी, 0 पर भी डी है, 500 पे भी डी है, 2000 पर भी डी है, यानी कि कितनी भी इनकम बढ़ रही है, डिमांड एक पर्टिकुलर चीज़ की नहीं बढ़ रही है। इफ़ वी आर कंज्यूमिंग से सम अमाउंट ऑफ फूड, तो वो क्वांटिटी उतना ही रहेगा, कंजम्पशन उतना ही रहेगा। अब चाहे कोई कितना भी अमीर हो जाए, वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज दी नंबर ऑफ मील्स इन अ डे, सो डिमांड उतना ही रहेगा कुछ कमोडिटीज का। दैट इज व्हाट जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इनकम का कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है, इनकम का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है डिमांड पे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे कर सकते हैं, मेजर प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, किस प्रोपोर्शन से डिमांड में चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। इनकम कितनी चेंज हुई, डिमांड कितना चेंज हुआ, ये हम दिखा रहे हैं। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है चेंज। क्यू इज दी क्वांटिटी, चेंज इन वाई, वाई को हम इनकम ले रहे हैं, आप आई लेना चाहते हैं तो आई भी ले सकते हैं, फॉर्मूले में जो आप रख रहे हैं। वैसे जनरली इनकम को वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वांटिटी को क्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर आप उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को जो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे हमने दिखाया है, ये ट्राइंगल क्यू, दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी। Q is quantity, change in Y is change in income, and Y is equal to the income of the consumer. तो अगर फॉर एग्जांपल किसी कंज्यूमर की इनकम 2500 रुपया है, या 25 लाख ले लेना आप इसको, या वट एवर ले सकते हैं, 2 लाख ले सकते हैं। ही परचेज 20 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक्स है जिसकी हम डिमांड की कैलकुलेट कर रहे हैं।
या इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, तो 2500 की इनकम पे 20 यूनिट खरीदता था, 3000 की इनकम पे 25 यूनिट खरीदता है एक्स की। चेंज इन इनकम इलास्टिसिटी इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, 5/20 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 2500 इज इक्वल टू 1.5। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर होगी 1.5 विच इज मोर देन 1, यानी कि यूनिटरी नहीं है इसमें, उसने जितना चेंज हुआ इनकम में उससे ज़्यादा चेंज कर दिया डिमांड में। इनकम में जितना चेंज हुआ उससे ज़्यादा डिमांड में चेंज किया है। ठीक है, 500 रुपया सिर्फ बढ़ा और उसने 5 यूनिट बढ़ा दी अपनी कंजम्पशन के लिए। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस जो मैंने बताया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस के जो हमने पढ़े थे वो काफ़ी सारे थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इनकम ऑफ डिमांड ये दो ही हैं, इनकम एक तो खुद ही है और एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द इनकम ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोज आर इनकम इटसेल्फ या फिर प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, दो ही चीज़ें हैं। मैं आपकी अटेंडेंस एक बार क्लिक कर लेती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी। प्रोडक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट में हेल्प करता है। कुछ क्या हमें प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे मैनेज करेंगे, ये सब चीज़ में हेल्प करती है। ये चीज़ क्यों? क्योंकि हमें अगर ये पता है कि कंज्यूमर की इनकम क्या है या हम कौन से इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ टारगेट कंज्यूमर्स होते हैं ना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। हम जैसे अगर मेरा बिजनेस है, मैं कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रही हूँ कि कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो वो प्रोडक्ट कौन यूज करने वाला है, विच एज ग्रुप विल यूज एंड विच इनकम ग्रुप विल यूज। हमारा टारगेट ये रहता है कि अगर मैंने फोन बनाया है, फोन में मैंने 10 ऐसे फीचर्स डाले जो और किसी फोन में नहीं है, who will be the target consumers? Maybe youth will be the one which will be targeting, will be using। या अगर हम मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट टॉयज है तो टारगेट कंज्यूमर फिर कौन होंगे? आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर, ऑब्वियसली मेरा टारगेट होगा कि बच्चे क्या कैसा सोचते हैं, बच्चों के लिए टॉयज बनाए जा रहे हैं, तो टारगेट। और इनकम इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है, या फिर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट, जैसे एप्पल है, एप्पल लॉन्च करता है इतने हाई एंड प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, वो फोन अपने इतने हाई एंड करता है, या लैपटॉप है, या कोई भी आप उसका एक्सेसरी ले लो, एवरीथिंग एवरी प्रोडक्ट इज सो एक्सपेंसिव। तो वो क्या टारगेट करते हैं? उन लोगों को जिनके 10,000 रुपये 20,000 रुपये महीना सैलरी है, दे आर नॉट टारगेटिंग दोस्त। चाहे वो कितना भी इनकम उनका बढ़ भी जाए तो भी वो उनके कंज्यूमर चाहकर भी नहीं बन सकते, रेगुलर कंज्यूमर्स नहीं बन सकते। सो दे ऑब्वियसली विल बी टारगेटिंग people who are businessmen or who earn good amount of income or something like that। तो income elasticity depend करता है, इसका importance प्रोडक्शन प्लानिंग से। पहला पॉइंट हो गया यही, प्रोडक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट में कि किसके लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। फोरकास्टिंग डिमांड व्हेन चेंज इन कंज्यूमर इनकम इज एक्सपेक्टेड, ये भी कि हम फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट करना होता है एज्यूम करना फ्यूचर के बारे में, फोरकास्ट करना होता है एज्यूम करना फ्यूचर के बारे में कि डिमांड कितनी बढ़ सकती है। अच्छा, प्रोस्पेक्टिव कितने कंज्यूमर से मांगते हैं जिनकी इनकम बढ़ सकती है। क्लासिफाइंग गुड्स एज नॉर्मल और इन्फीरियर, ये सस्ते प्रोडक्ट्स हैं या अच्छी क्वालिटी के हैं, नॉर्मल है या नहीं है, ये सब चीज़ों को क्लासीफाई करने में भी हेल्प करता है। इस स्लाइड से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में
कंटिन्यू करूंगी क्योंकि अभी ओवर होने वाली है क्लास। तो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंसिडर करेंगे, कल से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।